very well. Welcome to EduGrown. I, Shefali Borgaonkar, your social science educator. Today, I will start with 9th NCERT chapter, that is, what is democracy? Why democracy? ठीक है? This is a very interesting chapter, so let's proceed with it. ठीक है? ओके, हम इस चैप्टर को इसके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, ये हेडिंग में है. ठीक है, हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल में मीनिंग क्या है. हम स्टार्ट करेंगे विद द वर्ड, बाय अंडरस्टैंडिंग विद द वर्ड डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो यहाँ में दिख रहा है कि वो दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज डेमोस एंड क्रेटिया. ठीक है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्लियर. वहीं क्रेटिया का मतलब होता है रूल. ठीक है, अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को क्लब करते हैं, मतलब इन दोनों को एक साथ अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या दिखता है स्टूडेंट्स? हमें ये दिखता है कि इसका मतलब है रूल ऑफ द पीपल. ठीक है, रूल ऑफ द पीपल, इसका मतलब है लोगों के द्वारा शासन करना. मतलब क्या डायरेक्टली पीपल गवर्नमेंट में रूल कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? ना. इसको हम देखते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू. इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इस वर्ड के लिए और क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सी, डेमोक्रेसी जो वर्ड है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को चलाने का एक तरीका है इन विच, जिसमें जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स मतलब जो हेड होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल. ठीक है, कैसे? देखो, मैं गई, मैंने वोट डाला. ठीक है, और मैंने अपने, मुझे जो लगता है कि हाँ यार ये पर्सन है, मतलब हाँ हमारी गवर्नमेंट अच्छे से चल पाएगी, हमारी कंट्री इनके साथ अच्छे से चल पाएगी, तो मैंने वोट डाला और उन लोगों को हमने इलेक्ट किया. ठीक है, तो हमारे द्वारा इलेक्ट किए हुए पीपल इस कंट्री को रूल करते हैं. ठीक है, ओके, ये हमने, सो व्हाट वी सॉ, डेमोक्रेसी सिंपली मीन्स पीपल्स रूल. ठीक है, ओके. अब बात आती है, क्या भाई डेमोक्रेसी तो एक माना कि गवर्नमेंट को चलाने का एक तरीका है, और कौन से अलग तरीके होते हैं? तो देयर आर टू वेज. एक होता है डेमोक्रेटिक जो हमने अभी देखा, दूसरा होता है नॉन डेमोक्रेटिक. ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक मतलब ये कि जिसमें पीपल वोट नहीं देते हैं. ठीक है, उसमें जब पीपल वोट नहीं देते तो होता क्या होगा? क्वेश्चन है ना. अच्छा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कंट्री है म्यांमार. ठीक है, म्यांमार कहाँ है? इंडिया के ईस्टर्न साइड पे अगर हम देखें तो एक कंट्री है म्यांमार. म्यांमार में आर्मी का रूल चलता है और वहां पे लोग जो है वो इलेक्ट नहीं करते हैं, वहां पे आर्मी ही रूल करती है. ठीक है, आर्मी ही अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, आर्मी ही सब कुछ करती है. ओके, तो ये हुआ एक नॉन डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल. समझ में आया? तो फिर से मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ. डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, और नॉन डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे पीपल का रूल नहीं चलता, जैसे मोनार्की मतलब राजा का शासन, और हम बात कर सकते हैं ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक मतलब रूल ऑफ वन पीपल, एक पर्सन का शासन चलता हो. ठीक है, म्यांमार का हमने एग्जाम्पल देखा नॉन डेमोक्रेटिक में. क्लियर? अब एक अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है जो बहुत फेमस है, और अगर आप उसको एग्जाम में भी लिखोगे तो उससे बहुत आपके अच्छे मार्क्स इंक्रीज होंगे और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. दैट इज, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट का जिस, दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. इसको हिंदी में देखते हैं, इसका मतलब है लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा. ठीक है, सब कुछ लोगों के थ्रू होता है इसमें. ओके, अब हम इसमें फर्दर प्रोसीड करते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो ये कहता है, ये क्वेश्चन हमसे कि जो भी गवर्नमेंट, जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, क्या वो डेमोक्रेटिक है? क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? और क्या वहां डेमोक्रेसी है? तो आंसर विल बी नो, नो, नो. ठीक है,
जो गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वहां पर डेमोक्रेसी हो और वहां वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। इसका आंसर आपको और क्लियर होगा जब आप बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम ये जो डिफरेंस है वो कैसे जान सकते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स। अगर हम इनके फीचर्स को समझ गए तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी को समझ पाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है कि हर कंट्री में जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ डेमोक्रेसी है, इसका आंसर जो है आपको खुद ब खुद आगे के स्लाइड्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको वापस से रिकॉल कराऊंगी। ओके, तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा जो फीचर है दैट इज फर्स्ट वन इज मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं जिनको लोग इलेक्ट करते हैं वो सारे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल, हमने अपनी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही लेती हूँ, मैंने वोट किया और मेरे साथ और भी जो 18+ वाले हैं उन्होंने वोट किया। हमने जिनको वोट किया और जो इलेक्ट हुए वही हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। ऐसा ही होता है ना यूजुअली। ओके, तो हम ये एक बहुत बड़ा फीचर है डेमोक्रेसी का। लेकिन एक कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ है? सी, अगर हम ये इंडिया का मैप देखें, ये हो गया हमारा प्यारा प्यारा भारत। ठीक है, और इसके ऊपर साइड हम देखें तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की एक स्टोरी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे लीडर्स इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ जी हैं कौन? ये रहे हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ जी। ठीक है, ओके। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? मिलिट्री कू कर दिया। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में क्या किया उन्होंने? वहाँ पे हमारा भारत, ये रहा भारत और पाकिस्तान, दोनों ही लगभग एक समय पे आज़ाद हुए थे। ठीक है, लगभग क्या हुए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? दोनों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। अब इंडिया की डेमोक्रेसी जो है उसकी ट्रेन तो आगे बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान की वहीं रुक गई। कैसे रुकी? परवेज सर के कारण। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? इन्होंने मिलिट्री कू कर दिया, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और मिलिट्री का शासन क्रिएट कर दिया। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, और इन्होंने क्या कर लिया? खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये इन्होंने अपनी पोस्ट का डेजिग्नेशन रखा। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, अब लोगों ने पहले तो सोचा चलो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन थोड़े समय बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? खुद को प्रेसिडेंट बना लिया। प्रेसिडेंट, ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, फिर क्या हुआ? 2002 में held a referendum in the country that granted him 5-year extension। अच्छा, रेफरेंडम मतलब आप समझते हैं? रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। मतलब इन्होंने क्या किया? लोगों के पास जा जाके बोला कि आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आर्मी रूल कि डेमोक्रेसी? सबने लिख दिया आर्मी रूल। अब आप समझ रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है? अगर मुझे कोई बोले तो मैं तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी चुनूं, और मैं क्या, शायद मेरे जैसे बहुत लोग डेमोक्रेसी ही चुनेंगे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि लोगों ने आर्मी रूल चुन लिया? इसको हम आगे के लाइन पे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that referendum was based on malpractices and fraud। मतलब ये कि लोगों से जबरदस्ती टिक लगवाया गया था। किस पे? रेफरेंडम के थ्रू कि यस वी वांट आर्मी रूल। ये जबरदस्ती उनको प्रेशराइज किया गया था, ये लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, कोई भी इवन नहीं चाहेगा ना। ओके, इसके बाद क्या हुआ? अगस्त 2002 की बात है। ही इशूड LFO। LFO क्या होता है स्टूडेंट्स? LFO क्या होता है? LFO मतलब होता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स, इसके थ्रू मतलब इन्होंने एक लीगल ऑर्डर निकाला। ठीक है, कानूनी आदेश निकाला सर ने। किसने? कौन से सर? परवेज सर ने।
दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उसके थ्रू पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक रूल बुक जिसमें कंट्री कैसे रन करेगी उसके पूरे रूल्स दिए रहते हैं। ठीक है, उसमें पूरी चीजें लिखी रहती हैं कि हाउ अ कंट्री शुड प्रोसीड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जी ने अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट जानते हैं आप क्या होता है? अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस किए। ठीक है, और इस चेंजेस के थ्रू उन्होंने क्या किया कि खुद के पावर्स बढ़ा लिए। ठीक है, ओके, अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन, खुद के पावर्स बढ़ा लिए, और पता है क्या किया, जो सिविलियन कैबिनेट थी, हम नेक्स्ट ये वाली लाइन देख रहे हैं, सिविलियन कैबिनेट। सिविलियन कैबिनेट मतलब होता है कि वहां के जो लोगों का मतलब जो लोग रहते हैं, लोगों के इलेक्ट किए हुए लोग जहाँ पे बैठते हैं, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा जो होती है, वहां पे हमारे जो लीडर्स होते हैं वो लोग वहां पे बैठ के सारे डिसीजंस लेते हैं। उनके ऊपर भी मिलिट्री का रूल लगा दिया, उनके ऊपर मिलिट्री ऑफिसर्स को लगा दिया कि इनको देखते रहना, और उनको खूब डोमिनेट करते थे। कौन डोमिनेट करते थे? मिलिट्री ऑफिसर्स डोमिनेट करते थे सिविलियन कैबिनेट को। इसका मतलब लीडर्स तो वहां पे फ्रीली डिसीजंस नहीं ले पाते थे। ठीक है ना, तो इसमें आगे की लाइन पे लिखा है, दस पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। ठीक है, इस तरह से अगर आप लीडर्स को धमकाओगे, डराओगे, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने इससे ये पता चला कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेजर डिसीजंस जो हैं वो इलेक्टेड लीडर्स ही ले और उन पे कोई प्रेशर ना हो। ये एक बहुत बड़ा फीचर है डेमोक्रेसी का। क्लियर? ओके, ठीक है, ये हुआ पाकिस्तान का केस और ये रही इनकी स्टोरी। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं सेकेंड फीचर के साथ। सेकेंड फीचर इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए? वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं चाइना का केस। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये सेकंड फीचर है किसका? डेमोक्रेसी का। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए चाइना का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चाइना का एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि जो चाइना है उसके थ्रू हमें समझेगा कि क्यों जरूरी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, ओके, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, चाइना में जो इलेक्शंस है वो हेल्ड होते हैं रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। ये आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा, पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट संसद, जैसे हमारे यहाँ होती है लोकसभा, राज्यसभा, वैसी वहां पे होती है कॉन्गो, रेनमिन, डाइबियाओ, दाहुई। टफ है? टफ है, एग्जैक्टली। इसको आप ना भी याद करें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह एक हमारा इजी सा वर्ड है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस वहां के पार्लियामेंट को कहते हैं। अब नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसको ये एक पावर दिया गया है। किसको पावर दिया गया है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस को ये पावर दिया गया है कि वो वहां के प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स। किसमें? नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3000 मेंबर्स हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, चाइना से इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ जो मेंबर्स हैं वो आर्मी के भी होते हैं। Before contesting election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. ठीक है, इसको मैं एक सेकेंड से समझाती हूँ। ये आप पहले ये दूसरी लाइन देखिए, only those who are members of the Chinese Communist Party, Chinese Communist Party or 8 other smaller parties allied to it were allowed to contest elections. इसका मतलब आप समझ रहे हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी 8 मेजर पार्टी। देखिए, मैं बताऊं आपको तो ये हो गई, एक हो गई, हमने देखा ये हो गई चाइनीज पार्टी। ठीक है, और इसकी 8 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी 8 अलग पार्टीज हो गई और एक हो गई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और ये 8 पार्टी के सिर्फ मेंबर्स ही किसमें बैठ सकते थे, पार्लियामेंट में बैठ सकते थे, ठीक है। और इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट होता था वो ही लोग जीतते थे जो इस कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये पूरी एक ही पार्टी है गाइज, पूरी एक ही पार्टी है ये। तो इसका मतलब ये है कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, नॉट मल्टीपल पार्टी सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ होता है ना बहुत सारी पार्टी, कितनी सारी पार्टीज है हमारे यहाँ पे, है ना, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में ओनली वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। सो जो भी मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी का होता है वही क्या बनाता है, वही अपनी सरकार बनाता है, ठीक है। ओके ठीक है, पहले हम ये एक चीज और देखते हैं। ये देखिए हमारा ये भारत रहा, ये चाइना रहा। आपको मैप वर्क थोड़ा सा मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया रहा, ये हमारा चाइना रहा, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और ये चाइना पीपल कांग्रेस है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज द केस ऑफ मैक्सिको। ओके हम देख रहे थे मैक्सिको का केस, ठीक है ना। देखिए सिंस 1930 से अगर हम देखते हैं, अच्छा इससे पहले हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि जो मैक्सिको है, ये देखिए हमारा ये रहा भारत, ये रहा हमारा प्यारा प्यारा इंडिया, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो मैक्सिको कहाँ है, ये रहा मैक्सिको, ठीक है। पहले ये देखते हैं, ये रहा मैक्सिको का फ्लैग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं 1930 से इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो हर 6 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में 5 इयर्स में एक बार होता है, वैसे ही इनकी कंट्री में 6 इयर्स में एक बार होता है। इसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सबसे बढ़िया बात अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, कंट्री में कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, इससे अच्छी बात हो क्या सकती है। ठंड पाओ, अभी देखो आगे। टिल 2000 एवरी इलेक्शंस वन बाय PRI मतलब 1930 से लेके 2000, कितना लंबा टाइम है ये। इस टाइम में सिर्फ एक ही पार्टी जीतती आ रही है। टिल 2000 एवरी इलेक्शन वन बाय PRI मतलब है, PRI जो एक पार्टी है वहां की, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी ना, वैसे ही यहाँ की जो पार्टी है PRI, इसको आप उल्टे से समझिए, I फॉर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी और P फॉर पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। तो मैम क्या यहाँ पर अपोजिट पार्टी नहीं है? है, यहाँ पे भी अपोजिट पार्टी है। अपोजिट पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, अपोजिट पार्टीज इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, बट नेवर मैनेज टू विन। कैसे? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हमारे यहाँ तो मैम अलग अलग पार्टीज जीतती हैं कि नहीं? बहुत सारी पार्टीज जीतती हैं, अलग अलग। अभी फिलहाल कुछ एक खास पार्टी ही जीत रही है, बट हाँ हमारे यहाँ पार्टीज अलग अलग जीतती है, ठीक है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक ही पार्टी जीते? ये रहे उसके आंसर्स। ऐसा इसीलिए है क्योंकि व्हाट हैपेंड, यू नो, PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ने बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स करके इलेक्शन को जीत लिया हर बार। क्या थी ये डर्टी ट्रिक्स? ये थी कि जो मैक्सिको ये है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको जबरदस्ती पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी, जबरदस्ती पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करती थी, और उनको उस PRI का एजेंडा समझाया जाता था और बताया जाता था कि प्लीज वोट फॉर अस, ठीक है। मीडिया भी क्या करती थी, लार्जली इग्नोर करती थी किस चीज को? एक्टिविटीज ऑफ अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब PRI का जो कॉम्पिटिटर्स थे, अलग जो पार्टीज हुआ करती थी, वो लोग जो कुछ अच्छा काम करते थे या अपना एजेंडा भी बताना चाहते थे, तो मीडिया उनकी सुनती नहीं थी, मतलब उनको इग्नोर करती थी, उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती थी। हाँ, अजीब नहीं है? Sometimes polling booths was shifted from one place to another.
इसमें क्या हुआ करता था, जो पोलिंग बूथ्स हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। इससे क्या होता था, जो लोग वहां पर वोट देने जाते थे उनको समझ ही नहीं आता था वोट कहाँ जाके दें। वोट देने का जो जगह थी या वोट देने का जो प्लेस था उसी को शिफ्ट कर दिया जाता था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। दैट इज वाई PRI मैनेज टू विन द इलेक्शन वेयर इन मैक्सिको। ठीक है, हम देखते हैं इसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है इन दोनों केसेस से। फर्स्ट केस वॉज ऑफ चाइना, सेकेंड वॉज ऑफ मैक्सिको। सो वी अंडरस्टैंड वन थिंग दैट होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग के हमने सेकेंड स्लाइड में देखा था, थर्ड स्लाइड में ये देखा था कि इलेक्शंस कंडक्ट करने से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। हमने एक चीज देखी कि चाइना में भी इलेक्शन हो रहे हैं एज वेल एज मैक्सिको में भी इलेक्शन हो रहे हैं, बट क्या वो डेमोक्रेटिक है नहीं, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? पहली अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 2 या 3 तो पॉलिटिकल पार्टीज हो, मतलब रियल चॉइस हो बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स मतलब कम से कम 2-3 पार्टीज हो जिसमें लोग ये डिफरेंशिएट कर पाए कि हमें किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। क्लियर? हम ये समझ पाए कि यार हाँ ये पार्टी अच्छी, मैं इसको वोट दूंगी। लेकिन अगर मेरे पास एक ही पार्टी होगी तो मुझे तो उसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा ना। ठीक है। सेकेंड हमने देखा कि इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज द चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। ये है जो मैक्सिको की हम बात कर रहे हैं। मैक्सिको में जो गवर्नमेंट है, PRI पार्टी की जो गवर्नमेंट बनती है, उसको जो लोग हैं वो रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कैसे कैसे डर्टी ट्रिक्स करके वो लोग वहां पे जमे रहते हैं। तो लोगों के पास डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग रूलर्स को वहां से हटा सके अगर उनको नहीं पसंद आ रहा है तो। इसीलिए इसमें लोगों का शासन होता है, लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा। जो लोग चाहें वही हो, मतलब वो नहीं चाहते कि ये, अगर वो चाहते हैं रूलर हटे तो उसको हटना ही होगा। ठीक है। इफ दे विश सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। समझ में आया? इसीलिए ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर। ठीक है। ओके, अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं इसका थर्ड फीचर। थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है। ये जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने अपना वोट डाला तो मेरे वोट का काउंट क्या हुआ, मेरा 1 वोट ही कहलाएगा और 1 वैल्यू कहलाएगी उसकी। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं खट 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 बहुत सारी पार्टीज को वोट डाल के आ जाऊं और सबको जिताऊं। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा तो फिर मैं एक पार्टी को ही वोट डाल सकती हूँ, है ना। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हम फिर से इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हैं बहुत सारे जहां पर आज भी लोगों को वोटिंग राइट नहीं है। अब तो खैर मिलने लगे हैं। जैसे हम सऊदी की बात करें, सऊदी अरेबिया। ठीक है। सऊदी अरेबिया जो कहाँ पे है, ये देखिए, ये हमारा रहा प्यारा भारत। ठीक है। यहाँ इसके रिस्पेक्ट में देखिए येलो कलर का जो दिख रहा है वो है सऊदी। ठीक है। सऊदी की बात करें तो 2015 तक वुमेन्स को वहां पर वोटिंग राइट नहीं था। क्या ये सही है स्टूडेंट्स? नो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। हर एक इंसान को इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जेंडर उसको वोटिंग राइट मिलने ही चाहिए। ठीक है। इसीलिए 2015 में वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए गए, है ना। कहाँ पर दिए गए? सऊदी में। लेकिन उससे पहले वहां पर वोटिंग राइट्स नहीं थे। लेकिन डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हर एक पर्सन को 1 वोट और 1 वैल्यू उसकी है। ठीक है। दैट इज वाई 2015 तक सऊदी को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं प्रॉपरली। 2015 के बाद जब वुमेन्स को राइट मिला तो हाँ, हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं, वहां की गवर्नमेंट को। सेकेंड वन इज एग्जाम्पल ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया एक कंट्री है। चलिए चलिए घूमते हैं वर्ल्ड मैप। ठीक है। ये हो गया इंडिया, ये हो गया एस्टोनिया।
पीपल बिलोंग, यहाँ पे क्या होता था, ये देखिए ये है रशिया यहाँ पे, ठीक है। सो पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटीज, मतलब ये कि कुछ लोग रशिया के एस्टोनिया में चले गए थे, वहां पर जो रशियन माइनॉरिटीज है, रशियन माइनॉरिटीज मतलब रशिया के लोग लेकिन कम संख्या में, ठीक है। वहां पे जो लोग हुआ करते थे रशिया के, उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, ठीक है। एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, ठीक है। तो ये एक केस है जहां पर वन वैल्यू वन वोट को डिनाई किया जाता है, ठीक है। ओके, तो क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई यहाँ की गवर्नमेंट? क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी है? नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं ऐसे ही फिजी का। ये रहा फिजी, ये रहा फिजी। अब मैं यहाँ पे भारत तो नहीं दिखा पा रही हूँ, बट यहाँ है, ठीक है। ये हो गया फिजी। फिजी में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ इंडियंस को यहाँ से भारत से उठा के ले गया, कहाँ पे ले गए? फिजी में ले गए, ठीक है। फिजी में ले गए तो वहां पर इसलिए लेके गए थे क्योंकि इंडिया में थोड़ा लेबर सस्ता था, तो और बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके रहने लगे। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए तो वो यहीं पे ही सेटल हो गए। जब यहाँ पे सेटल हुए तो ये देखा गया कि जो फिजी के जो लोग थे जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे, उन लोगों को वोटिंग राइट था, लेकिन जो इंडियंस थे, इंडियन फिजियन, उनको हमें एक ऐसा वर्ड दिया है इंडियन फिजियन, लोगों को वहां पर वोटिंग राइट नहीं थे, ठीक है। ये हो गए 3 केस जिसमें हमने देखा कि जहां पे राइट टू वोट को या 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को डिनाई किया जाता है, ठीक है। सो हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो ये कहता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज मस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एक पर्सन irrespective of gender, irrespective of whether that person is poor or rich, ये सब नहीं देखा जाना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो हमने जो 3 अभी कंट्रीज देखी, 2015 के पहले सऊदी को भी हम कंसिडर करते हैं, तो इन तीनों कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना। That gives us जो political equality के आगे हम देखते हैं, that gives us third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Clear? अब हम इसके साथ हम next हमारा फीचर देखते हैं। अब हमारे फीचर्स हो गए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें डेमोक्रेसी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या रूल ऑफ लॉ है, सब चीज के ऊपर हमारा रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ मीन्स लेक्स रेक्स, मतलब लॉ इज द किंग। हर चीज के पहले कोई भी हो, कोई भी रूलर हो, कुछ भी हो, हर चीज के पहले लॉ ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी का एक फीचर है कि लॉ की चलेगी, और दूसरा फीचर ये है कि यहाँ पे राइट्स की रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक केस स्टडी के थ्रू या एक कहानी के थ्रू। ये कहानी है जिम्बाब्वे की, ठीक है। जिम्बाब्वे में क्या होता है? जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1980। जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस हुआ 1980 में। उस समय जिम्बाब्वे में एक पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी का नाम था, एक सेकंड रुकिएगा, उस पार्टी का नाम था जानु पीएफ पार्टी। क्या नाम था? जानु पीएफ पार्टी। उस पार्टी के एक लीडर हुआ करते थे, उन लीडर का नाम था, क्या नाम था उन लीडर का? रॉबर्ट मुगाबे। जब वो पार्टी, जब जिम्बाब्वे क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ था, उस समय एक पार्टी थी जानु पीएफ पार्टी, उसके लीडर हुआ करते थे रॉबर्ट मुगाबे। उन्होंने लीड किया था किस चीज को? इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को वहां पे लीड किया था। तो लोगों के मन में तो बहुत रॉबर्ट मुगाबे की बहुत अच्छी छवि थी, रॉबर्ट मुगाबे की जय हो वाली, है ना। और रॉबर्ट मुगाबे ने रूल किया था कंट्री में। फिर जब ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, इसके बाद जब बात आई कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सी पार्टी आएगी, क्या होगा, तो जानु पीएफ पार्टी आगे आई और लोगों के मन में जानु पीएफ की तो एक बहुत अच्छी छवि थी। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, रॉबर्ट मुगाबे जो है वो पार्टी
के जो मेंबर थे वो बन गए प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है। एंड वहां पे इलेक्शंस होते थे रेगुलरली, और रेगुलरली होने लगे, पर बात ये रही कि हर बार जानू पीएफ पार्टी ही जीतने लगी, ठीक है। अब जानू पीएफ पार्टी जीतने लगी हर बार, और वहां पे जो प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर, बहुत पॉपुलर होने लगे, बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। पॉपुलर तो थे और बहुत अच्छे भी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में लालच आने लगा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी इन इलेक्शंस में, हर बार जीतने लगे। ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने भी सर परवेज जी जैसा ही काम किया। इन्होंने क्या किया, किसने, रॉबर्ट मुगाबे एंड हिज पार्टी, उन्होंने क्या किया, ओवर द ईयर गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कंट्री के लॉ को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए किया टू इंक्रीज द प्रेसिडेंट्स पावर, प्रेसिडेंट के पावर को इंक्रीज करने के लिए, एंड टू मेक हिम लेस अकाउंटेबल। लेस अकाउंटेबल मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जवाब दे ना रहे, अगर कुछ हो जाता है ना तो वो अपने सिर पे सारी चीजें ना ले, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया कि उनके पावर इंक्रीज हो जाए और दूसरा वो अकाउंटेबल ना रहे, ठीक है। और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया पता है आपको, अपोजिशन पार्टी और वर्कर्स को हरास करना चालू कर दिया, परेशान करना चालू किया। वो जो अपोजिट पार्टी है वो अगर कोई मीटिंग भी करती होती थी, उनके मीटिंग को डिसरप्ट कर दिया जाता था। किसके थ्रू, जानू पीएफ पार्टी के लोगों के थ्रू, पता है आपको, होता था ऐसा। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन को डिक्लेयर कर दिया इलीगल। क्या ये सही था? नो स्टूडेंट्स, ये सही नहीं था। टेलीविजन्स और रेडियोस को कंट्रोल करा जाने लगा और वही चीज पब्लिश करी जाने लगी जो रूलिंग पार्टी, दैट इज जानू पीएफ पार्टी जो चाहती थी, सिर्फ वही पब्लिश होता था। उन्हीं के विजन, उन्हीं के ही मिशन को पब्लिश किया जाता था। गवर्नमेंट इग्नोर्ड कोर्ट जजमेंट्स, जो भी कोर्ट ऑर्डर देते थे, क्या बोलते थे, अगर कोर्ट कुछ भी ऑर्डर देते थे कि जानू पीएफ पार्टी आपको ऐसा करना है, जानू पीएफ बोलती थी हम नहीं करेंगे, और इग्नोर कर देते वो लोग कोर्ट जजमेंट्स को, ठीक है। एंड प्रेशराइज करते थे जजेस को कि सारे डिसीजंस उनके फेवर में आए। पर देखो बुरी चीज ज्यादा दिन नहीं टिकती ना, इसीलिए 2017 में प्रेसिडेंट को फोर्स करके हटा दिया गया उनके ऑफिस से, ठीक है। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स, इससे हम एक चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखिए भारत है और ये है रहा जिम्बाब्वे, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, ये रहा जिम्बाब्वे, है ना। इससे हम इनके जो केस स्टडी है, इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इन डेमोक्रेसी देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। डेमोक्रेसी तभी कहलाएगी जब वहां पर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए जगह हो। नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी मीन्स कि जो अपोजिट पार्टी है वो अपने वर्ड्स को रख सके फ्रीली, वो अपनी बात कह सके, वो जो रूलिंग पार्टी है उसको बता सके कि वेयर यू पीपल आर रॉन्ग, ठीक है। एज वेल एज जो स्टेट है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए बेसिक सिटीजन्स राइट को। बेसिक सिटीजन्स राइट्स मतलब जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिटीजन्स आर इक्वल, और सिटीजन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं अंडर लॉ एंड नो वन इज अबव लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स किसका, डेमोक्रेसी का, दैट इज सिटीजन्स, हर सिटीजन्स इक्वल है। अब भी जस्ट हमने देखा था वन वोट वन वैल्यू में कि एवरी सिटीजन्स आर इक्वल एंड नो वन इज अबव लॉ, और डेमोक्रेसी में लॉ की ही चलती है, इसलिए लॉ हर चीज है, लॉ सबके ऊपर है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। ऐसे ही डेमोक्रेसी में सब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ चीजें हैं जो इसकी थोड़ी सी देखने में मतलब थोड़ी सी गलत है। उसको हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं कि वो थोड़ा सा डेमोक्रेसी में गड़बड़ है। देखते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इसको हम बोल सकते हैं डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी, ठीक है। सो क्या आर्ग्यूमेंट्स है, एक एक करके हम देखते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। तो प्लीज लिसन दिस प्रॉपरली। पहला हम देखते हैं चेंज ऑफ लीडर्स लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। देखो
क्या होता है डेमोक्रेसी में कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, ये हमें पता है कि नहीं, पता है ना। हर 5 साल में डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक पार्टी है, उसने 5 साल में, जब वो आई 5 साल के लिए रूल करने, उन्होंने बोला कि हम जितने भी गरीब लोग हैं उनको घर बना के देंगे, ठीक है, ओके, फाइल आगे बढ़ी और घर बनना भी स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ, गरीब लोग तो खुश थे, ये सोचे थे कि उनको अब घर मिलने वाला है, लेकिन अचानक से जैसे 5 साल खत्म हुए, घर बन ही रहे थे कि 5 साल बाद दूसरी पार्टी आई और उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम गरीबों को घर नहीं देंगे, हम सिर्फ गरीबों को जमीन देंगे। तो ऐसे में फिर गरीब निराश, बहुत इनस्टेबल सिचुएशन हो जाती है ये। सो चेंज ऑफ लीडर लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड इज ओनली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। इसका मतलब ये है कि लोग ना सिर्फ फाइट में लगे रहते हैं कि नहीं, वी वांट टू विन, हमको जीतना है जीतना है जीतना है, सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन में लगे रहते हैं, और वहां पे नैतिकता या मोरालिटी जैसी चीज जो है वो साइडलाइन हो जाती है। क्लियर? दैट इज मोरालिटी का स्कोप नहीं बचता है और सिर्फ मनी, मसल पावर, यही चीजें चलने लगती हैं। सही है क्या ये? नो, यही डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट हुआ। सेकेंड, अब हम थर्ड डिमेरिट देखते हैं, कंसल्टिंग मोर पीपल लीड्स टू डिले। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत लोगों से राय ली जाती है, बहुत लोगों का से होता है इसमें कि क्या डिसीजन होगा क्या नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि डिसीजंस जो है ना डिले हो जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री की बात करें, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर क्या होता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा के पास जाता है कोई भी कानून, और फिर कोई भी बिल जो होता है पहले लोकसभा, राज्यसभा और फिर जाके प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड देन प्रेसिडेंट फिर साइन करता है, तब जाके वो एक कानून बनता है ना। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फोर्थ हम देखते हैं, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो दैट व्हाट इज गुड फॉर देम। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, पहले ये बहुत पहले की बात है, जो लोग जब अनएजुकेटेड हुआ करते थे या उनको नहीं समझ आता था कि कैसे फंक्शन हो रहा है हमारी कंट्री में, जब डेमोक्रेसी नई नहीं थी तब उनको नहीं समझ आता था कि उनके लिए क्या सही है और उनके ऊपर क्या डिसीजन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते थे एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। तो पहले ये फीचर बहुत ज्यादा, पहले ये आर्ग्यूमेंट बहुत चलता था, लेकिन अभी इस एरा की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं है लाइन। ओके, हम फिफ्थ वाला देखते हैं, लीड्स टू करप्शन। कैसे? देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, इलेक्शन जीतने के चक्कर में जो अनएजुकेटेड लोगों को तो नहीं कर पाती हैं अपने अंदर इन्फ्लुएंस, बट अनएजुकेटेड लोगों के लिए वो क्या करती हैं कि उनको बहुत फोर्स देती है, उनको क्या करती है, फ्रीबीज देती हैं। जैसे उनको लालच देती हैं कि हम ना तुमको टीवी देंगे, हम आपको फ्रिज देंगे अगर आप हमें वोट दोगे तो, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, लोग लालच में आ जाते हैं, सही है ना, सिर्फ एक वोट ही तो देना है, तो ऐसे करके ये लोग करप्शन की ओर बढ़ जाते हैं। सो डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है कि इसमें करप्शन के चांसेस हैं। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिसको हमने देखा अगेंस्ट डेमोक्रेसी के, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो हैं डेमोक्रेसी के फेवर में। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यहां पर हम 5 पॉइंट्स जो ये आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स को हम अब देखते हैं। क्लियर? एक एक करके देखते हैं इनको आगे कि डेमोक्रेसी के फेवर में कौन से पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, A democratic government is better government because it is more accountable form of government. Students देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड लेटर्स में, इसको अलग कलर में डाला है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अकाउंटेबल फॉर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि इसको मैं छोटी सी केस स्टडी के थ्रू समझाती हूँ। ओके, 1958-61 की बात है, चाइना की। चाइना में अभी हमने देखा 1 पार्टी सिस्टम थी, ठीक है। चाइना में क्या हुआ था कि फेमाइन आया, ऐसा फेमाइन आया कि 3 करोड़ लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे, ठीक है। अब क्या हुआ कि चाइना की उस समय इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छी ही थी, ठीक है, और अगर हम देखें
उसी के कंपैरिजन में हम भारत को देखते हैं, अपने प्यारा प्यारा भारत, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो उस समय भारत की कंडीशन चाइना जितनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थी, पर फिर भी भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेमाइन जैसी सिचुएशन उस समय नहीं आई, ठीक है। क्यों नहीं आई? क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी थी। यहाँ के लीडर्स ने क्या किया, ऐसी पॉलिसी वगैरह बनाई और प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट किया कि जिससे फेमाइन वाली सिचुएशन आ ही नहीं पाई। क्योंकि यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी ना, वो बहुत, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, अकाउंटेबल रहती है, जवाबदेह होती है, क्योंकि उन लोगों को जवाब देना पड़ता है लोगों को कि हमसे क्या ऐसी गलती हुई कि जो फेमाइन वाली सिचुएशन आई इस तरह से। तो इससे क्या हुआ कि जो चाइना था, चाइना में वन पार्टी सिस्टम थी, वो लोग अकाउंटेबल थे नहीं, किसी को जवाब देने के लिए लायबल नहीं थे। ऐसे में क्या हुआ, वहां पे ऐसी सिचुएशन आई फेमाइन वाली। इसीलिए हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो जवाबदेह होती है। अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया तो उनको डर है कि लोग उनको हटा देंगे अगले 5 साल बाद, और तो और उनको अपोजिट पार्टी के भी क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छी चीज है डेमोक्रेसी की कि यहाँ पर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या करता है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाता है। अभी हमने देखा अगेंस्ट में कि डेमोक्रेसी में बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। पर हम इसी चीज को अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड में देखें तो इसका पॉजिटिव साइड का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है। देखते हैं कि क्या होता है कि बहुत लोग जब इन्वॉल्व होते हैं किसी डिसीजन में तो डिसीजन बहुत अच्छा निकल के आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिखना चाहती हूँ, ठीक है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स में यूजुअली ऐसा होता है कि कोई भी आंसर जब वो लिखते हैं तो बहुत लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, जिससे एक आंसर बहुत अच्छा बन के आता है, बहुत सारे पॉइंट्स बन के आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, एक डिसीजन जब लिया जाता है डेमोक्रेसी में तो बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिससे एक डिसीजन बहुत अच्छा निकल के आता है। एंड दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, ठीक है। ओके, हम अब इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट देखते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। देखिए कैसे ये प्रोवाइड करता है एक मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हम कहाँ रहते हैं, भारत में, इंडिया में, है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। Not only cultural diversity, diversity in region, diversity in religion, diversity in caste. There are various means हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा diversity है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ग्रुप है वो चाह रहा है कि हमारा लीडर वहाँ पे जाके बैठे, दूसरा ग्रुप चाह रहा है हमारा लीडर जाके बैठे, तो इसमें तो फिर क्लैशेस होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता है ना। हर 5 साल बाद जो भी इलेक्टेड हमारे लीडर हैं उनको हटना ही पड़ता है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो, और दूसरा जाके फिर वहां पे बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं होते हैं, कोई भी ग्रुप एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं रहता है, सब इजीली काम करते हैं डेमोक्रेसी में, बहुत स्मूथली वर्क किया जाता है डेमोक्रेसी में। So in democracy, no one is permanent loser or winner. In India, democracy keeps our country together. एक साथ बांधे रखती है डेमोक्रेसी लोगों को, है ना। फोर्थ हम आर्ग्यूमेंट देखते हैं, इसमें ये है डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। कैसे, देखिए मैंने अभी आपसे एक बात की थी ना कि जो सिटीजन्स होता है, हर सिटीजन्स जो होते हैं उनको, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कहाँ से आता है, क्या है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। हर सिटीजन का अपना एक वोट, उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी कि जो डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटली एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कहीं से भी आता हो, ठीक है।
on recognizing that poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. ठीक है, ओके। फिफ्थ आर्ग्यूमेंट देखते हैं। फिफ्थ आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में, दैट इज डेमोक्रेसी अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। मतलब ये कि अगर जो रूलिंग पार्टी है, स्टूडेंट्स अगर वो कुछ गलत करती है तो जो अपोजिट पार्टी होती है वो तुरंत खड़ी होती है पार्लियामेंट में और बोलती है कि आप लोगों ने यहाँ पर गलत किया, आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। वो उनको बताती है कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। अगर रूलिंग पार्टी उसको ठीक नहीं करती है तो क्या होता है, अगले 5 साल में उसका रिजल्ट उन्हें समझ आ जाता है कि लोग उनको फिर वोट ही नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए स्पेस दिया जाता है कि आप करेक्ट करिए मिस्टेक को। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है, अगर रूलर अपने डिसीजन को चेंज नहीं करता है तो क्या होता है, रूलर को ही चेंज कर दिया जाता है लोगों के थ्रू। ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब हम इसको, जो हमने 5 पॉइंट्स देखे, इसको हम सम अप करते हैं। दैट इज डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग। डेमोक्रेसी हमको सब नहीं देती, और ये तो चीज मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि हर चीज हमें सब कुछ नहीं प्रोवाइड करती है, एंड इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव्स। एनी अदर अल्टरनेटिव्स मीन्स मोनार्की एंड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन सबसे तो बेटर फॉर्म ही है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजंस। जो हमारे डिसीजंस आते हैं इसमें बहुत अच्छे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, है ना। ऑल्दो लेट हो जाता है बट डिसीजन बहुत अच्छा आता है। इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विश। लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता है। एंड अलाउस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अभी हमने देखा था कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर पा रही है और लोगों को साथ लेके चल रही है। इट अलाउस अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। दस डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑल्दो इसके कुछ नेगेटिव्स हैं बट इसके पॉजिटिव्स इतने ज्यादा हैं और अच्छे हैं कि हम नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर? अब हम इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, वी शुड कवर दैट टू, दैट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है, हमने एक लाइन सुनी है, सबने सुनी है, दैट इज समय के साथ चीजें बदलती हैं, है ना। ऐसा ही डेमोक्रेसी के साथ है। डेमोक्रेसी पहले कुछ और हुआ करता था, कुछ और मतलब लोगों का ही शासन हुआ करता था, लेकिन अब चीजें बदल रही है और आज के समय में जो डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है। प्लीज रीड दिस। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है कि जैसे मैंने वोट किया और कुछ लोगों को इलेक्ट किया, तो वो हम सबके लोगों के बिहाफ में काम करेंगे। ठीक है ना। क्या होता है कि हम मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखते हैं कि देखो क्या होता है, हम बहुत सारी जनसंख्या भारत में 131 करोड़, कितने लोग हैं, इतने लोग कहाँ वोट देंगे जाके, क्या मतलब कहाँ कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे गवर्नमेंट को चलाएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है कि हम लोग सब मिलके वोट देते हैं और हम में से कुछ लोगों को चुनते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं कि हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है ना। और देखिए ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि हम सब जाके डिसीजन ले। ठीक है, और सेकंड चीज अगर हम देखें तो जो सिटीजन्स हैं उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होगा, कुछ लोगों को ये चीजें समझ नहीं आएंगी कि क्या डिसीजन लेना है, क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है। दैट इज वाई हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, लास्टली हम सब चीजों को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में ये निकलता है कि डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट के हम जब डिस्टिंग्विश करते हैं तो ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं मोनार्की या डिक्टेटरशिप से। डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन्स, और ये एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ ये लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड करती है और लोगों को इंक्लूड करती है डिसीजन मेकिंग में बाय द वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम इसको एक बहुत अच्छे कोट के साथ खत्म करते हैं। इसको जिसने दिया है वो है ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री मोहनदास करमचंद गांधी जी। इन्होंने बोला है, आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग दैट गिव्स द वीक द सेम चांस एज द स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कॉमन से फॉर एवरीवन, ठीक है, सबका रोल है डेमोक्रेसी में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लेंडिंग योर ईयर्स, थैंक यू सो मच।